नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति पर तो मैं रोज़ बोलता हूँ, मराठी भी बनाता हूँ वीडियो, हिंदी भी बनाता हूँ, लेकिन आज महाराष्ट्र की जो राजनीति और उसमें जो बड़ी उथल पुथल हो गई है, उसके संदर्भ में बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है। उसमें से कुछ सवालों का जवाब मैं भी ढूंढता रहा और ऐसे सवालों का जवाब ढूंढने की और देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली ये बात है कि अचानक, यानी पहले घोषित हुआ था कि शिवसेना के जो बागी नेता है उनको ही चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और ये खुद देवेंद्र फडणवीस ने डिक्लेयर किया था। उससे आगे जाकर उन्होंने कहा था कि मैं सरकार में नहीं रहूँगा, सत्ता में नहीं रहूँगा, लेकिन सरकार अच्छी तरह से चले इस पर मेरा ध्यान होगा। ये खुद फडणवीस ने बोला था। और सिर्फ 2 घंटे में जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होने वाला था, शपथ विधि होने वाला था, उसमें खुद फडणवीस डिप्टी सीएम बनकर, उप मुख्यमंत्री बनकर शामिल हो गए। उसके बारे में अचानक से चर्चा शुरू हो गई आधा घंटे पहले, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने ट्वीट किया था सोशल मीडिया में, तो चर्चा शुरू हो गई। और बाद में उसका खुलासा भी हुआ कि फडणवीस को चीफ मिनिस्टर के नीचे कोई पद पर जाना नहीं था, लेकिन पार्टी ने उन पर सख्ती कर दी और उन्होंने मान ली, और वो छुपाया भी नहीं। उन्होंने ट्वीट भी किया कि जिस पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद दिया है तो उस पार्टी का हर आदेश मेरी सर आँखों पर है, मैं मान लेता हूँ और मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनूंगा। लेकिन आज भी बहुत सारे राज्य के विश्लेषक ये इसका जवाब ढूंढना चाहते कि संख्या अगर बड़ी बीजेपी के पास थी तो शिवसेना का जो बागी नेता है और ग्रुप है एकनाथ शिंदे का, वो भी मान लेते कि ठीक है भाई, आप चीफ मिनिस्टर बनो, हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते। फिर भी ये ना हुआ। एक बात है कि अपनी उदारता दिखाने के लिए बीजेपी ने शायद उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, ऐसा बताया जा रहा था, लेकिन ये सब होने में कोई हर्ज नहीं था, बीजेपी में कोई तकरार नहीं थी। तो जानबूझकर देवेंद्र फडणवीस को क्या अपमानित किया गया है? फिर ये अफवाहें शुरू हो जाती है कि अमित शाह खुद को प्राइम मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट मानते हैं, और जबकि वो अपना रास्ता आज से साफ कर रहे हैं। योगी या फडणवीस या और कोई ऐसा कोई कॉम्पिटिटर आगे ना बचे, इसलिए जिसका कद भी भाजपा में, बीजेपी में बढ़ रहा है, उसके पर काटने का काम या राजनीति अमित शाह करते हैं। ऐसी भी अफवाहें थी, ऐसा बोला भी जाता है। मैं उसके परे जाकर, आगे जाकर सोचना चाहता हूँ कि ये जो कुछ हुआ, ये क्या फडणवीस को अपमानित करने के लिए हुआ? क्या उनके पर काटने के लिए हुआ? छुपा तो नहीं है, क्योंकि पहली बार अगर देवेंद्र फडणवीस ने घोषित किया था तो उनको पहले से ही प्रेशराइज करके, सख्ती करके पार्टी उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना सकती थी। लेकिन जाहिर तौर पर फडणवीस एक घोषणा करते और बाद में पीछे हट जाते और मान लेते कि पार्टी ने कहा है तो मैं करूंगा। तो नाराज होकर करने के बजाय ये शुरू से क्यों नहीं तय हुआ? एक बात साफ है कि ये अगर ड्रामा 10 दिन से चल रहा था तो एकनाथ शिंदे को ही चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, शिवसेना के बागी नेता को चीफ मिनिस्टरशिप दे दी जाए, ये तो कुछ घंटों में या एक दिन में तय नहीं हुआ। इसकी स्ट्रैटेजी, उसकी रणनीति पहले से ही तय थी कि एक तरीके से महाराष्ट्र में सत्ता पालट करना था, बदलनी थी सत्ता, और दूसरी तरफ उससे क्या क्या पॉलिटिकल गेन हो सकता है, राजकीय लाभ क्या मिल सकता है, उसकी भी संभावना है, टटोली गई है। इसके लिए कम से कम मुझे तो लगता है कि ये शिवसेना का बागी गुट सूरत जाने से पहले ही
एकनाथ शिंदे या बागी गुट का नेता ही महाराष्ट्र का अगला चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये तय हुआ था। और इसी कारण से एक एक करके शिवसेना के बहुत सारे विधायक निकल कर गुवाहाटी या सूरत पहुंच गए। तो इसलिए अचानक ये एकनाथ शिंदे का नाम आगे आया, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। हाँ, शायद उन एमएलए को भी मालूम नहीं रहेगा, लेकिन खुद एकनाथ शिंदे को, देवेंद्र फडणवीस को ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए। उनसे सलाह मशवरा करके ही बीजेपी की टॉप लीडरशिप जो है, अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी, इन्होंने ये बिल्कुल पहले से तय किया था कि शिवसेना का बागी नेता ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। और हम दिखा देंगे कि आखिरी क्षण में उद्धव ठाकरे ने अपने पिता को जो शब्द दिया था वो उसका पालन उन्होंने नहीं किया। वो शिवसैनिक के बजाय खुद चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन बीजेपी बाला साहब की खुशी के लिए एक शिवसैनिक को चीफ मिनिस्टर बनाते, जो नीचे से उठकर उभर कर शिवसेना का नेता बना है, लेकिन ओरिजिनली शिवसैनिक था, डायरेक्टली नेता नहीं बना। ये पॉलिटिकल पोस्चर जिसको बोलते, एक दिखावा बनाया जाता है पॉलिटिक्स में, एक परसेप्शन बनाया जाता है। वो परसेप्शन जब बनता है उससे जनमत बनने को मदद होती है। तो ये परसेप्शन, ये पॉलिटिकल गेन करने के लिए ही एकनाथ शिंदे को ही चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। और डायरेक्टली प्रेफरेंशियल पहला अगर काम कोई है तो जो सरकार महाविकास आघाड़ी सरकार है वो गिरानी है, किसी भी कीमत पर गिरानी है। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बने ना बने, लेकिन जो सरकार चल रही है वो तो टूटनी चाहिए, इसको ब्रेक करना चाहिए। ये जो सिलसिला 2.5 साल से चल रहा है उसके बहुत सारे कारण मैंने सोचे, लेकिन मैं उस पर आज बात नहीं करूंगा, शायद कुछ दिनों के बाद बोलूंगा, आज नहीं बोलूंगा। ये तो इसलिए तो तय था कि सरकार गिरानी है, भले बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बने ना बने, तो ये पहले से तय था। और उस पर फडणवीस को भी राजी किया गया था। इसलिए जब बागी गुट और बीजेपी राज्यपाल से मिले और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो हंसते हंसते देवेंद्र फडणवीस ने घोषित कर दिया कि एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बने। उनके चेहरे पर कोई नाराज़गी नहीं थी, बिल्कुल खुशी थे, वो घोषणा कर रहे थे। उसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये पहले से तय था, चीफ मिनिस्टर शिवसेना गुट का, बागी शिवसेना गुट का चीफ मिनिस्टर बनेगा। सवाल ये है, तो ये अगर पहले से तय था तो देवेंद्र फडणवीस को ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना ये पहले से क्यों नहीं तय किया? और यहाँ हमको इसीलिए अमित शाह या नरेंद्र मोदी, इनकी राजनीति, उनके तौर तरीके समझना बहुत ज़रूरी होता है। मोदी और शाह इस ढंग की राजनीति खेलते हैं कि जिसमें अपने दुश्मन को हराते हैं लेकिन उनको निराशा ना हो, उनको भी लड़ने के लिए कुछ मुद्दे हो, इस ढंग से राजनीति खेलते हैं। अब देखिए, यहाँ एक साथ शिवसेना के उद्धव ठाकरे, एनसीपी के शरद पवार, कांग्रेस, इन सबको एक पत्थर मारकर हरा दिया है। लेकिन उनको भी कुछ बोलने के लिए बचना चाहिए, इसलिए कुछ गड़बड़ होनी जरूरी थी। और देखो क्या हुआ, इतनी तो सरकार गिराने में फडणवीस ने मेहनत की, लेकिन उनका ही इंसल्ट कर दिया गया। ये कंप्लेंट या निंदा करने के लिए जो कारण चाहिए था वो इसके बाद मिल गया। अगर नहीं होता तो वो खुशी यानी विरोध में तड़पते, बिल्कुल सब करते। लेकिन यही तो खासियत होती है नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की, कि वो हट जाते हैं और आगे चलते रहते, तो उन पर भौंकने वाले जो है उनके लिए हड्डियां छोड़ जाते। हड्डी फेंको तो कुत्ता भौंकना छोड़कर हड्डी के पीछे पड़ जाता है। हड्डी चबाने के लिए, हड्डी पकड़ने के लिए दौड़ता है कुत्ता,
तो इसलिए जो उन पर भोंकने वाले, उनकी निंदा करने वाले, क्रिटिसिज्म करने वाले, उनके लिए कुछ हड्डी छोड़ना जरूरी था। और इसलिए जो आगे का प्लान है, आगे की स्ट्रेटजी है, उस पर कोई सोचे भी ना। ये सरकार बनी है तो ये सरकार कितनी चलेगी, क्या आगे चलकर इसी शिवसेना गुट से दगाबाजी कर कर बीजेपी कुछ करेगी, कितने साल या कितने महीने ये सरकार चलेगी, क्या ये सरकार बीच में गिर जाएगी और मिट्टर पोल आ जाएगा, ये सारे सवाल है, ये सारे सवाल है। लेकिन इसका जवाब भी ढूंढने की कोशिश कोई विरोधी दल या विरोधी नेता ना करे, इसके लिए उन्हें किसी और मुद्दे पर मोड़ देना जरूरी था, और वही काम इस पूरे नाटक से हुआ, ऐसा मुझे लगता है। और ये उनकी खासियत, आपको याद है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर की स्पर्धा में मोदी जी आने वाले थे 2013 के बाद। उसके पहले 2012 में वो गुजरात की विधानसभा चुनाव में बिजी थे। 1-1.25 महीना वो पूरा गुजरात घूम रहे थे सद्भावना यात्रा करके, और उसमें एक ऐसी घटना थी जो नाट्यमय थी, और मोदी जी को मालूम था कि ये नाटक जो है मैं कर रहा हूँ उसकी बहुत सारी चर्चा होगी, इसलिए मैं उसको नाटक बोल रहा हूँ। किसी शहर में उनकी सद्भावना यात्रा पहुंची थी और बहुत सारे लोग उनको मिलने मंच पर आते थे, पंडाल लगा था, और उसमें एक मौलवी आ गए और उस मौलवी ने उनको वो जालीदार टोपी देने की कोशिश की, तो मोदी ने बोला कि ये इस्लाम की टोपी है, मैं ये टोपी पहनूंगा नहीं, मुझे देना भी नहीं, और उन्होंने हाथ से ही उस मौलवी को रोका। उस वक्त मोदी जी को पूरा पता था कि जो पंडाल लगा है, टीवी के कैमरे लगे, बहुत सारे चैनल के कैमरे हमारे उन पर रोके हुए थे, तो सीधी बात है जो मैं करूँगा वो 100, 200, 300 कैमरे पकड़ने वाले, कैद करने वाले। और इस ढंग से अगर मुस्लिम मौलवी से मैं बर्ताव करूँगा तो उसकी बहुत भारी चर्चा होगी। देश भर के सब, जिनको सेक्युलर मीडिया और बोला जाता है ल्यूटियंस मीडिया, वो तो इस पर बहुत गाली गलौज करेगा। लेकिन वो गाली गलौज होना चाहिए, इसीलिए तो मोदी ने ये टोपी का नाटक किया था कि भैया टोपी नहीं देना, और इस्लाम का इंसल्ट, मौलवी का इंसल्ट, मुसलमानों का अपमान, कितना चिल्लम शुरू हो गया, कितना चिल्लाना शुरू हो गया, आपको याद है। लेकिन असलियत ये थी कि गुजरात का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी नेशनल पॉलिटिक्स में आने वाले थे, और नेशनल पॉलिटिक्स में पाव रखने से पहले उनको बड़ी ताकत से गुजरात विधानसभा जीतना ज़रूरी था। और तीसरी बार अगर गुजरात विधानसभा जीत जाते हैं तो नेशनल कंपटीशन में बहुत आगे आ जाएंगे। तो लेकिन इनकी क्या बोलते हैं महत्वाकांक्षा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने की है, इस पर किसी का ध्यान भी न जाए, उल्टे ये मोदी पर टूट पड़े, इसलिए ये नाटक बनाया गया। उस मौलवी की टोपी वापस दी गई। एक फायदा था कि जो चिल्लाने वाले, भौंकने वाले हैं, उनके लिए एक हड्डी डाली गई। लेकिन और एक बात हो गई कि जिस ढंग से उस मौलवी की टोपी वापस कर दी या मोदी ने उनको रोका था, उससे और एक बात हो गई कि इसका जितना जोर शोर से प्रचार मीडिया ने किया, उससे सेक्युलर मीडिया और सेक्युलर पार्टीज जिस ढंग से मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती है, उस पर जो गुस्साए लोग हैं भारत के, वो सब मोदी की सराहना करने लगे। तो एक सामने दिखने वाली जो चीज़ थी, वो देखने वाले अपने अपने हिसाब से देख रहे थे, जनता एक ढंग से देख रही थी, सेक्युलर मीडिया एक ढंग से देख रहा था, अपना अपना अर्थ उससे निकाल रहे थे। लेकिन मोदी जी ने वो जानबूझकर किया था कि जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं उनके सामने हड्डी डालो
तो वो भोंकना भूल जाते हैं, भोंकना भूल जाते हैं, और आपको जो करना है करने को टाइम मिल जाता है। अब देखिए जिस ढंग से महाराष्ट्र में सत्ता बदल हुआ है, उसके बाद और कुछ बहुत सारा होने वाला है, लेकिन वहाँ उस तरफ ये सब विरोधी दल, सेक्युलर लीडर, सेक्युलर मीडिया देखे भी नहीं और सोचे भी नहीं। इसके लिए कुछ हड्डी डालना ज़रूरी था, कुछ ड्रामा होना ज़रूरी था। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जानबूझकर फडणवीस का इंसल्ट हुआ, ऐसा एक नाटक रचा गया, और जिसकी मुझे लगता है जिसकी क्या बोलते हैं उसको, जिसका कुछ सिग्नल भी, कल्पना भी खुद फडणवीस को नहीं दी गई थी कि एक समय ऐसा आएगा कि शायद तुमको भी इंसल्ट लगे। तो वो हो गया। कुछ मिनटों के लिए खुद फडणवीस भी विचलित हो गए थे और उन्होंने उस ढंग का ट्वीट भी किया है, लेकिन बाद में शायद उनको समझाया गया होगा कि आगे चलकर बहुत कुछ होने वाला है, और इसके लिए आज तुम्हारा इस ढंग का योगदान चाहिए कि जिसे लोगों को लगे कि भाई फडणवीस का इंसल्ट हो गया। जो 5 साल चीफ मिनिस्टर था और एकनाथ शिंदे जिनके जूनियर थे, उसके डिप्टी बनकर फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, और बाकी के जो इरादे हैं महाराष्ट्र के लिए, मोदी, शाह और बीजेपी के जो इरादे हैं, उसकी भनक तक किसी को नहीं लगनी चाहिए, उस पर चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। और ये जो अजूबा है, इसको हमारे इंडिया में रजनीकांत बोला जाता है। रजनीकांत है तो कुछ भी कर सकता है। तो हम ये भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो भारतीय राजनीति के असली रजनीकांत है। वो है तो क्या कर देंगे पता नहीं, और होने के बाद, बहुत समय जाने के बाद हमें पता लगता, अरे ये तो हो गया। आपको याद है बालाकोट क्या हुआ था, एयर स्ट्राइक। उरी में क्या हुआ था, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक। क्या क्या बातें हुई है पिछले 8 साल पर ध्यान दो आप, और बारीकी से देखो तो आपको पता चलेगा मोदी जी, अमित शाह जिस ढंग से राजनीति करते, उसकी भनक उनके नज़दीकी लोगों को भी नहीं होती। तो फडणवीस उनके ही नज़दीकी है, फिर भी समय आने तक उनको भी बताया नहीं गया होगा, समझाया नहीं गया होगा, क्योंकि इस मुंह से, इस चाल से, इस दांव से जो कुछ हासिल करना है वो कम से कम लोगों को अगर मालूम हो तो उसकी चर्चा नहीं होगी और उसमें गड़बड़ भी नहीं होगी। तो मुझे ये लगता है कि ये एकनाथ शिंदे का नाम घोषित होना और अचानक 2 घंटे में कुछ और चेंज होकर फडणवीस को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाना, ये कोई मजाक की बात नहीं, ये कोई अपमान की बात नहीं है। इसमें बहुत बड़ी राजनीति है और उसमें ही आगे की बहुत सारी रणनीति है। लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, वो आज मैं बोलूँगा नहीं। हाँ, एक बात है, जिस ढंग से एक आप सोचो कि कम से कम मुझे लगता है 6 घंटे में, 12 घंटे में शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने जो निर्णय लिए है और जिस क्या स्पीड से अमरावती में जो कोल्हे नाम की हत्या का मामला सामने आ गया, तो ये बातें छोटी नहीं है। जिस ढंग से पवार को वो कुश्तीगीर परिषद उनकी बर्खास्त कर दी गई है, ये मामले अभी छोटे नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आगे होने वाली है, आगे होने वाली है। और अगर उस पर ही लोग सोचने लगे तो वो सब निर्णय लेना, दाव खेलना, उसमें बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मोदी और शाह ने ये जानबूझकर एक ड्रामा जैसा पेश किया कि भाई इसमें ज़बरदस्ती हो गई है, जानबूझकर फडणवीस का अपमान हुआ है।
उनके पर काटे जा रहे हैं, ये सब जो है ये मुझे ड्रामा लगता है। आगे चलकर जैसे जैसे बातें सामने आ जाएगी, सूचनाएं मिलेगी, मैं इस पर जरूर बोलूँगा। लेकिन आज इतना ही बोलूँगा, एक बात ध्यान में रखिए, नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के रजनीकांत थे। वो कुछ भी अजूबा करके दिखा सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये जो अचानक फडणवीस को सख्ती से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, वो इसी अजूबे की कुछ शुरुआत है। आगे देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।